डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 संस्कृत अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 उसका मैं आंसर शीट भेज रहा हूं। आप लोग देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा का जो आप लोग संस्कृत का पेपर दिए हैं क्लास 7 का, उसका आंसर क्या होगा उसका देखिए। यहाँ पर पहला है खंड का अपठित अवबोधनम, जो 8 मार्क्स का है। इसमें अर्थ आप तो जानते ही होंगे। कह रहा है कि अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। जीवने समयः एव सर्वाधिकः मूल्यवान भवति। जीवन में समय ही सबसे अधिक मूल्यवान होता है। व्यतीतस्य समयस्य एकम अपि क्षणम केनापि प्रयत्नेन पुनः प्राप्तुम न शक्नोति कोऽपि जनः। कह रहा कि व्यतीत समय का एक भी क्षण केनापि प्रयत्नेन किसी के प्रयत्न से पुनः प्राप्तुम न शक्नोति, दोबारा आप प्राप्त नहीं कर सकते। कहने का मतलब जो समय निकल जाता है वह दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। कोऽपि जनः यानी कोई भी जन। अतः प्रत्येक क्षणस्य सदुपयोगः, इसीलिए प्रत्येक क्षण का सदुपयोग सावधानेन मनसा करणीयः, सावधान मन से करना चाहिए। सर्वैः जनैः विशेषतः विद्यार्थी भी यथा वयम् अर्जितस्य धनस्य एकैकस्य पणस्य वयं सम्यक् विचार्यं कुर्मः, तथैव एकैकस्य क्षणस्य अपि सदुपयोगं विवेकेन कुर्याम। कह रहा कि जैसे हम अर्जित धन का एकैकस्य पणस्य यानी एक एक पणस्य रुपए का, पैसे का, व्ययम सम्यक विचार्यम कुर्मः, हम व्यय जब करते हैं उसको एक्सपेंडिचर करते हैं तो विचार करते हैं, वैसे ही एक एक क्षण का भी सदुपयोग विवेकेन कुर्यामा, विवेक से करना चाहिए। एकम अपि क्षणम वृथा न यापनीयम, एक भी क्षण बेकार नहीं जाने देना चाहिए, बिताना चाहिए। यापनीयम मतलब विचार बिताना चाहिए, न यापनीयम नहीं बिताना चाहिए, यानी जीवन का एक क्षण भी बेकार नहीं बिताना चाहिए। यह मानवः समयस्य महत्वम अवगच्छति, जो मानव समय के महत्व को जानता है, तस्य सदुपयोगम च करोति, उसी का सदुपयोग वह करता है। स एव महान भवति, वही महान व्यक्ति होता है। अब देखिए उत्तर आपको देना है, एक पद में देना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरे उत्तर लिख देते हैं, तो पूरे जो उत्तर लिखेंगे उनके नंबर कटते हैं। इसलिए एक पद में उत्तर देना है। अगर पूरा उत्तर लिख देते हैं तो कोई ना कोई उसमें उत्तर हो ही जाता है। इसलिए आप पूरा नहीं बल्कि एक पद में कहा गया है तो एक पद में ही देना है। जैसे कह सर्वाधिकः मूल्यवान भवति, कौन सबसे ज्यादा मूल्यवान होता है, तो समय मूल्यवान होता है। कस्य सदुपयोगः सावधानेन करणीयः, किसका सदुपयोग सावधानी से करना चाहिए, तो प्रत्येक क्षणस्य यानी हर एक क्षण का। किम वृथा न यापनीयम, क्या बेकार नहीं गुजारना चाहिए या बिताना चाहिए, तो एकम अपि क्षणम, एक भी क्षण। जनः किम प्रयत्नेन पुनः प्राप्तुम न शक्नोति, जनः मतलब लोग, किसके प्रयास से पुनः प्राप्तुम न शक्नोति, पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो व्यतीतस्य समयस्य, जो समय चला जाता है वह दोबारा नहीं लौटता। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। ख में कह महान भवति, कौन महान होता है। यह मानवः समयस्य महत्वम अवगच्छति, तस्य सदुपयोगम च करोति, सह एव महान भवति, यही आंसर है। फिर निर्देशानुसारम उत्तर सर्वाधिक मूल्यवान अत्र विशेषण पदम किम अस्ति, इसमें सबसे विशेषण पद कौन है, तो सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक, मूल्यवान, तो यहाँ पर सर्वाधिक हो जाएगा विशेषण पद, मूल्यवान हो जाएगा विशेष्य पद, तो सर्वाधिक हो जाएगा। सदुपयोग अस्य विलोम पदम किम अस्ति, सदुपयोग का हो जाएगा दुरुपयोग। ऐसे भी विशेषण पद हमेशा आगे रहता है। जैसे मैं कहूँ कि काली गाय, तो काली क्या है, उसका विशेषण है गाय का, गाय क्या है, विशेष्य है। ऐसे ही मैं कहूँ लंबा आदमी,
आदमी लंबा कहना ठीक नहीं है, लंबा आदमी हम बोलते हैं। तो लंबा हमारा क्या है, विशेषण के रूप में है, और आदमी क्या है, विशेष्य है। ऐसे ही सर्वाधिक मूल्यवान, इसमें सर्वाधिक क्या हो जाएगा, विशेषण, और मूल्यवान हो जाएगा विशेष्य। अब खंड ख में चलते हैं, रचनात्मक लेखनम। इसमें क्या करना है, मंजूषा से चुन करके आपको कथा की पूर्ति करनी है। इसमें शब्द है वृक्षस्य कोटरे जलाशयम दुखितः और अचिंतयत। वृक्षस्य यानी पेड़ का, कोटरे मतलब खूंडरे में, नेस्ट में, जलाशयम यानी तालाब, दुखिता तो जानते ही हैं, अचिंतयत मतलब सोचा। अब ये कहानी देखिए, यहाँ पर क्या भरना है, कोटरे एकस्य वृक्षस्य शाखासु, एक पेड़ की शाखासु मतलब डालियों में, ब्रांचों में, अनेक के काका वसंती अस्मा, अनेक कौवे रहते थे। यानी अनेक पेड़, एक पेड़ की अनेक डालियों पर क्या रहते थे, तो कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे, यहाँ पर हो जाए उसी पेड़ के खूंडरे में, एक सर्पः अपि अवसत, एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थित, कौवे के अनुपस्थित होने पर, सर्पः काका नाम शिशून खादती अस्मा, सर्प जो था वो कौवे के बच्चों को खा जाता था। काका दुखिता हसन, यहाँ पर दुखिता होगा, कौवे अब जिसके बच्चे मर जाएंगे वो तो दुखित ही रहेगा। तो काका दुखिता हसन, कौवे दुखित थे। तेसु एक वृद्धा काका, उनमें से एक बूढ़ा कौवा, उपायम अचिंतयत, उपाय क्या किया, सोचा, अचिंतयत भरना यहाँ, सोचा। वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत, पेड़ के समीप क्या था, तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम, वहाँ पर एक राजकुमारी स्नान करने के लिए आगच्छति अस्मा, आती थी। कहाँ पर, तो जलाशयम यानी तालाब पर। शीलायाम स्थितम तस्याः आभरणम आदाय एकः काका वृक्षस्य उपरि स्थापयत्। कह रहा कि शीलायाम स्थित, शीला पर यानी पत्थर पर, तस्याः आभरणम उसके जो गहने थे उसको आदाय ले करके, एकह काका एक कौवा, वृक्षस्य ऊपरी पेड़ के ऊपर, अस्थापयत मतलब रख दिया। राजसेवकः काकम अनुसृत्य, राजगा का सेवक कौवे का अनुसरण करते हुए वृक्षस्य समीपम अगछन, पेड़ के पास गए। तत्र ते तम सर्पम च अमारयन, और वहां पर उस सर्प को मार दिए। अतः एव उक्तम, इसलिए कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्धयति, उपाय से सब कुछ सिद्ध होता है। अगर उपाय करेंगे तो सब कुछ सिद्ध है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, ये चित्र देख करके उसकी सहायता से 5 वाक्य बनाना है, और ऊपर वर्ड दिया हुआ है, श्याम पटे, पठंती, उत्तरानी, शिक्षक और कक्षाया। अब कहाँ पर किसका प्रयोग करना है भरने में, ये देखना होगा। अब जैसे ये टीचर पढ़ा रहे बच्चों को, तो प्रदत्त चित्रम कक्षाया अस्ति, ये जो चित्र है किसका है, तो कक्षा का है, कोई क्लास का है। शिक्षक सुधा खंडेना, यानी शिक्षक जो है, सुधा खंड मतलब चौक, चौक से क्या करता है, तो श्याम पटे लिखती, श्याम पट पर लिखता है, तो यहाँ पर श्याम पटे भरना है। छात्रा पुस्तिकायाम, छात्रा जो है वह पुस्तिका में क्या करती है, तो उत्तर लिखती है, तो उत्तराणी लिखंती हो जाएगा। सह शिक्षक, वह शिक्षक छात्रान प्रश्नम पृच्छति, छात्रों से क्या करता है, प्रश्न पूछता है। कक्षायाम उपविष्टा, कक्षा में बैठे हुए, ते छात्रा, वे छात्र, ध्यानेन पाठम, ध्यान से पाठ को क्या करते हैं, तो पठंती, पढ़ते हैं। अब चलते हैं खंड ग की ओर, ये 16 मार्क्स का है। अब इसमें क्या करना है आपको, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम दिया हुआ है। वसती अस्मा, वसता अस्मा और वसंती अस्मा। ऐसे ही रक्षता अस्मा जब दे दिया तो रक्षती अस्मा पहले हो जाएगा, रक्षंती अस्मा बाद में हो जाएगा। ऐसे ही चरती अस्मा का चरता अस्मा, चरंती अस्मा। फिर कुर्वंती अस्मा लास्ट में दिया तो करोती अस्मा, कुरुतः अस्मा। इस तरह से आपका पूरा ये भर जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि उदाहरण अनुसार हम पद रचनाम करो, उदाहरण के अनुसार पद की रचना करनी है। अब जैसे वसती अस्मा है यानी रहता था, अब इसको दूसरे रूप में हम क्या कहेंगे, लंग लकार में क्या रूप चलता है, अवसत, अवसताम, अवसन, तो अवसत हो गया। वसती अस्मा को अवसत भी लिख सकते हैं, वसती अस्मा भी लिख सकते हैं। ऐसे ही पश्यती अस्मा को अपश्यत लिख देना है, तपति अस्मा को अतपत लिख देना है, चिंतयति अस्मा अचिंतयत हो गया,
और वदती अस्मा को अवदत लिख देना है, यानी अ और मूल धातु और लास्ट में त हलंत। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या करना है, पद परिचय लिखना है। जैसे वेदा नाम का मूल शब्द क्या है, वेद, लिंग क्या है, पुलिंग, विभक्ति क्या है, षष्ठी, और वचन क्या है, बहुवचन। ऐसे ही पिता का क्या हो जाएगा, पितृ, पुलिंग, पुलिंगम प्रथमा एक वचनम। शिक्षा, शिक्षा स्त्रीलिंगम चतुर्थी एक वचनम। कन्या, कन्या स्त्रीलिंग प्रथमा द्वितीय में से कोई बहुवचनम। नारी नाम, नारी स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचनम। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें समय आपको लिखना है। अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेशु लिखत। 12:30 को हम क्या लिखेंगे, सार्ध 10 वादनम। ऐसे ही 2:30 को सार्ध द्विवादनम, 9 बजे को 9 वादनम, 11 बजे को एकादश वादनम, 4:30 4:30 को सार्ध चतुर्वादनम, 8 बजे को अष्टवादनम और 7:30 को लिखेंगे सार्ध सप्तवादनम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अधोलिखित पदेशु धातवः के संति। अधोलिखित पदों में धातु कौन सी है। जैसे करोति में मूल धातु क्या है, तो क्री। पश्य में क्या है, दृश। भवेत में क्या है, भू धातु है। भवती, भवता, भवंती। ऐसे ही आपका विधिलिंग में चलता है भवेत, भवेताम, भवेयुः। भवेत रहेगा तब भी भू धातु, भवेताम भी रहता तब भी भू धातु, और भवेयुः भी रहता तब भी भू धातु, भवती भी रहता तो भू धातु। तो मूल धातु को हम लिखते हैं। तिष्ठति में मूल धातु क्या है, अस्था है धातु। क्वेश्चन नंबर 9, मंजुषातः अंका नाम कृते पदानि चुनुत। अब इसमें अंकों के लिए पदों को चुनना है और नीचे लिखना है। ऊपर पद दिए गए हैं, 44, सप्तविंशति, अष्टाविंशति और चतुर्विंशति है। तो अष्टाविंशति 28 को बोलते हैं, 24 को क्या बोलेंगे, चतुर्विंशति। ऐसे ही 27 को क्या बोलेंगे, सप्तविंशति, और 40 को चत्वारिंशत्। ऐसे ही खंड घ है। अब ये क्या है, रमाबाई का है, ये बुक का है, ये पठित अवबोधनम है, पढ़ा हुआ। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, अनंतरम रमा अपनी स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमाबाई अपने माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। काल क्रमेण रमाया पिता विपन्ना संजाता। समय के अनुसार रमाबाई के जो पिता थे वह विपन्ना, संपन्ना मतलब धनी, विपन्ना मतलब गरीब हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उसके माता पिता और ज्येष्ठा भगिनी बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता मतलब अकाल कारण दिवंगता मृत्यु हो गई। तदंतरम रमा स्व ज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। इसके बाद रमा अपने स्व ज्येष्ठ भ्रात्रा अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम पैरों से समग्र भारतम पूरा भारत अभ्रमत भ्रमण की। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्त। भ्रमण के समय वह कोलकाता गई। संस्कृत वैदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता। कह कर रहा है कि संस्कृत के वैदुष्येन यानी संस्कृत में निपुणता के कारण वह वहां पर जाकर के उनको पंडिता और सरस्वती इन 2 उपाधियों से विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहीं पर जाकर के ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेदों का अध्ययन भी की। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षा ये आंदोलनम प्रारब्धवती। इसके बाद वह स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों का और शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ की। अब देखिए इसी पैसेज से आपको उत्तर देना है। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की, तो स्वमातु अपनी माता से। काल क्रमेण कस्याः पिता विपन्ना संजातः। काल समय के अनुसार किसके पिता अचानक गरीब हो गए, तो रमायाः पिता, रमाबाई के पिता। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। रमायाः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च कथम दिवंगता। तो रमायाः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। अकाल मृत्यु, दुर्भिक्ष पीड़िता, दुर्भिक्ष मतलब अकाल से पीड़ित होकर के उनकी मृत्यु हुई। रमा की अर्थम आंदोलन प्रारब्धवती। रमाबाई किस लिए आंदोलन प्रारब्ध की, तो स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षा या आंदोलन प्रारब्धवती। स्त्रियों के और वेद आदि शास्त्रों को शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारब्ध की। कनिष्ठा पदस्य विलोम पदम पद गद्यांशतः चित्वा लिखत।
कनिष्ठा का विलोम पद क्या हो जाएगा? तो वरिष्ठा। कनिष्ठा मतलब छोटी, तो वरिष्ठा मतलब बड़ी, तो ये हो जाएगा। श्लोकी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, श्लोकम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। श्लोक को पढ़ करके प्रश्न का उत्तर देना है। अलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। अब कह महान रिपु, कौन सा महान शत्रु है? तो आलस्यम है। मनुष्य के अंदर आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। किम कृत्वा मनुष्यम न अवसीदति, क्या करके मनुष्य दुख नहीं पाता है? तो उद्यमम कृत्वा, उद्यम करके, परिश्रम करके। कह मनुष्यानाम रिपुः कह च बंधु, कौन मनुष्य का शत्रु है और कौन बंधु है? तो आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपुः, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। और कह च बंधु, कौन बंधु है? तो ऊपर इस श्लोक में लिखना है उद्यम समो, ये छूट गया है बच्चों, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा उद्यम समो। थोड़ा सा आगे लिखना होगा उद्यम समो, कह च बंधु, तो उद्यम समो बंधु। मनुष्य कथम न अवसीदति, मनुष्य क्यों नहीं दुख पाता है? तो नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। कराए मनुष्य कथम न अवसीदति, मनुष्य क्यों नहीं अवसीदति दुख पाता है? तो जो नास्ति उद्यम समो बंधु, उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है, परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है, जिसको करके मनुष्य दुख नहीं पाता है। शत्रु का विलोम समानार्थक तो रिपु हो जाएगा। रिपु मतलब शत्रु। प्रसीदति, प्रसीदति मतलब खुश होना, तो इसका विलोम पद क्या हो जाएगा? अवसीदति, दुख पाता है। ऐसे ही नाट्यांश है आपका, नाटक से रहेगा प्रश्न। नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। जैसे देवेश कह रहा है अद्य स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालय से प्राचार्य ध्वजारोहणम करिष्यति, हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे यानी झंडा फहराएंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोषयन्ति, और छात्राएं जो है, छात्र छात्राएं ये क्या करेंगी? तो सांस्कृतिक कार्यक्रमान यानी कल्चरल एक्टिविटीज प्रस्तोषयन्ति यानी प्रस्तुत करेंगी। अंते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में क्या मिलेगा? मोदकानि मतलब लड्डू मिलेंगे। डेविड कह रहा है सूचे जानासी तुम, जानते हो तुम, अस्माकं ध्वजा कीदृशः, हमारा झंडा कैसा है? सूची कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजा त्रिवर्णः इति, हमारे देश के झंडे का क्या है? तो तिरंगा है। तो एक पद में उत्तर देना है। अद्य कः दिवस, आज कौन सा दिवस है? तो स्वतंत्रता दिवस। कः ध्वजारोहणम करिष्यति, कौन झंडा को फहराएगा? तो प्राचार्य। पूर्णवाक्येन उत्तरम, छात्राः किं करिष्यन्ति, तो छात्रा सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोषयन्ति। अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा झंडा कैसा है? तो अस्माकं ध्वजः त्रिवर्णः अस्ति, तिरंगा है। अब विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहणम करिष्यति, अत्र क्रियापदम किम अस्ति। अब क्रियापद कहाँ होता है? अधिकांशतः लास्ट में रहता है 90%, तो करिष्यति आपका क्रियापद है। अब क्वेश्चन नंबर 13, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकितानि पदानि आधृत्य पूर्ण वाक्येन प्रश्न निर्माणं कुरुत। अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत्, त्रिवर्ण ध्वजा से बनाना है तो कह हो जाएगा। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेय, हमेशा व्यवहार में कैसा होना चाहिए? सरलता होनी चाहिए, तो सर्वदा तो कदा। पितरम कर्मणम सेवेत, तो पितरम के जगह पर कम हो जाएगा, क्योंकि पितरम द्वितीय भक्ति एक वचन में पितृ शब्द है। पिता पितरो पितरः पितरम द्वितीय भक्ति एक वचन, तो किम शब्द पुल्लिंग का रूप चलाते हैं, तो कह कहो के कम द्वितीय में होता है, तो कम हो जाएगा। रमाबाई मुंबई नगर है, मुंबई जगह है, तो जगह के जगह पर हमको क्या लिखना है? कुत्र का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा रमाबाई कुत्र शारदा सदनम स्थापयत। रमाबाई कहाँ पर शारदा सदन की स्थापना की। अब देखिए श्लोक को मिलाना है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, तो इसको ब्रूयात शब्द से जोड़ेंगे तो न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, इसके साथ हो जाएगा। फिर करा मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र से कलह करके आदमी सुखी नहीं रह सकता, तो आप पढ़े हैं कि सुखी नहीं रह सकता, तो न कदापि सुखी जनः, ये आंसर हो जाएगा। स्व कार्यम अद्य कुर्वीत, कल के काम को आज करे, तो आज के काम को दोपहर के बाद वाले काम को पहले करने, तो पूर्वाह्नम च अपराह्निकम हो जाएगा। केसर वर्ण
केसर वर्ण किसका प्रतीक है? तो शौर्य का प्रतीक है। तो इसमें है शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। आहारे व्यवहारे च, आहार और व्यवहार में कैसा होना चाहिए? तो त्यक्तः लज्जा सुखी भवेत्, लज्जा को छोड़ दे तो सुखी रहेंगे। त्रिवर्ण ध्वज, तिरंगा झंडा क्या होता है भाई? तो त्रिवर्ण ध्वज प्रगति न्यायस्य च द्योतकम, प्रगति और न्याय का द्योतक है। क्वेश्चन नंबर 15, आम और न लिखना है। प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, सुबह सुबह ईश्वर को याद करना चाहिए। आम, आम मतलब सही है। अनृतम ब्रूयात, झूठ बोलना चाहिए, ये तो गलत है, तो ना आंसर होगा। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से श्रेष्ठ लोग की सेवा करनी चाहिए, तो सही है आम। चक्रे 63 अराह संति, कह रहा कि जो तिरंगा झंडा होता है उसके बीच में जो चक्र होता है उसमें कह रहा कि 30 तिलियां होती है। 63 मतलब 30 तिलियां, जबकि कितनी होती है? 24 तिलियां होती है, इसलिए ये गलत है, तो उत्तर होगा न। अस्माकम राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णा सन्ति, हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 रंग होते हैं, बिल्कुल सही है, तो आम लिखेंगे। ध्वजे हरितः वर्ण शांति प्रतीक अस्ति, ध्वजा में हरा रंग शांति का प्रतीक है, तो उत्तर होगा न, शांति का प्रतीक नहीं है। हरा रंग हरियाली का, समृद्धि का प्रतीक है देश के। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें से क्या करना है? चुन करके वर्ड को भरना है जो उचित है। यथार्थ स्वरूपम न कोपी जानाति, तो शिव के यथार्थ स्वरूप को कोई भी नहीं जानता है, तो शिवस्य हो जाएगा। केसर वर्ण किसका प्रतीक है? ऊपर अभी मिला था, शौर्यस्य प्रतीक अस्ति, शौर्य का, ये तो उत्तर ऊपर से भी लिख सकते हैं हम। फरवरी महीना कितने दिनों का होता है? तो 28 दिनानि भवन्ति, 28 दिन का। महात्मा गांधी कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़े थे, तो कदाचन लिखेंगे, कभी। ऋतुएं कितनी होती हैं? 6 होती हैं, तो षड ऋतवा भवन्ति, ये हो जाएगा। हंसाभ्याम सह कुर्मोपि, हंस के साथ कौवा कछुआ भी उड़ रहा था, कुर्मोपि उड्डीयते, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से बच्चों आपका ये पूरा आंसर शीट हाफ ईयरली के संस्कृत का क्लास 7 का मैं डाल दिया। आप लोग अपना मिला सकते हैं और कितना आंसर सही है आप लोग खुद समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आपको क्या करना है? लाइक जरूर करना है, ताकि आपका उत्तर आप मिला सकें, और दोस्तों के साथ भेज भी सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। आप अपना खुद नंबर जोड़ सकते हैं कि मेरा नंबर कितना आएगा। अब इससे बड़ी सुविधा हम क्या दे सकते हैं। धन्यवाद।